गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल और देखने जा रहे हैं उनके साथ की वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं दिन के डिस्कशन में। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी 4 जून के दिन भारत ने फाइनली यह डिसाइड कर लिया है कि तीसरी बार भारत में फिर से एनडीए सरकार रिपीट कर रही है। लेकिन एनडीए सरकार ने जो अपने लिए टारगेट रखा था 400 का, कि वो 400 का टारगेट 272 के टारगेट को पार करने से बहुत ऊपर का था, और उस 72 से ऊपर के टारगेट को पार करके भी आज एनडीए बनती हुई सरकार भी लोगों को फेल हुए रिजल्ट के समान लग रही है। इसी वजह से हेडिंग है कि एनडीए बहुमत के पार क्या बन पाएगी मोदी सरकार, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, जो ऑलरेडी एनडीए के पास 272 से 20 अधिक 292 से भी अधिक सांसद वर्तमान में, जब मैं आपके पास सेशन कर रहा हूं उस समय है। सरकार बनने के बावजूद भी लोग कयास लगा रहे हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है उसे कहीं और सेट कर दिया गया है, 272 नहीं हो सकता है 372 पर सरकार बनती हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में 400 का एक आंकड़ा सेट कर दिया था कि हम थोड़े बहुत नहीं 400 नंबर लाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में यह कह दें कि 200 नंबर का पेपर है, हम 200 में से पौने 200 लेकर आएंगे। बोले भाई 100 नंबर पर प्री क्वालिफाई हो जाता है, बोले फिर भी हम पौने 200 लेकर आएंगे, क्योंकि ये नंबर हमें विश्वास देंगे। वही विश्वास उनके लिए आत्मविश्वास घातक बना और लोगों में जीतने के बावजूद उत्साह की कमी का कारण बना। लोग आज भी दोहरा ये रहे हैं, यार मजा तो 400 पार पर ही आता, यानी एक बार के लिए 272 पार कर चुका एनडीए फिर से अपने आप पर विचार कर रहा है कि यार हम लोग जीत करके भी हार वाली फीलिंग क्यों उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस, जिसमें अपोजिशन के मैक्सिमम ग्रुप एक साथ आ गए, वो बहुमत से अभी कोसों दूर हैं, फिर भी वो इस उम्मीद में हैं कि मिस्टर नीतीश कुमार, जिन्हें मिस्टर यू टर्न के नाम से जाना जाता है, वो एक बार प्यार से हमारी तरफ देख लेंगे, चंद्रबाबू नायडू बस हमारी तरफ देख लेंगे, तो निश्चित ही इंडिया अलायंस की सीटें सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी। बड़ा ही रोचक मुकाबला हो गया है कि अगर एनडीए से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों भी चले जाते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी के पास एनडीए में 260 से ज्यादा सीटें होंगी, जो कि बहुमत के आंकड़े से फिर भी 10 से 12 कम हैं। अगर बीजेपी का पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए, जब पूरी पार्टी इनके साथ जुड़ जाती है तो इनके लिए ये 272 का मैजिक नंबर बनाकर रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जीतने के बाद भी हारने का एहसास उठाती हुई एनडीए आज के सेशन का मुख्य मुद्दा है। और तो और इस हार से इन्वेस्टर्स ने साइकोलॉजिकली इतना दर्द फील किया है कि उन्हें वाकई में यह लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट बनी ही नहीं है, यानी एनडीए की सरकार बनी ही नहीं है। वो इन्वेस्टर जो कि अमित शाह और मोदी जी के ये कहने पर कि 4 जून के बाद भी हमारी सरकार बनेगी, इस खुशी में लाखों करोड़ रुपए मार्केट में लगा देता है, एग्जिट पोल में 350 से ऊपर नंबर पाते ही लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है, वही इन्वेस्टर जब रिजल्ट आते हुए यह देखता है कि सरकार तो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भय में आकर के कि नहीं यार ये 400 पार नहीं है ना, तो शायद वो वाला कॉन्फिडेंस ना रहे जो पहले रहता हो, इसलिए वो इन्वेस्टर डर के मारे भाग देता है। इतना तेज भागता है कि आज शेयर मार्केट से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। हालांकि इसी 40 लाख करोड़ के नुकसान में अगेन मैं एक शेयर ट्रिप दे रहा हूं। कल के सेशन में, जब मैंने कल आपको किया था इवनिंग में इसी समय सेशन, तब मैंने आपसे कहा था
कि शेयर मार्केट ने एग्जिट पोल के कारण लाखों रुपए कमाए हैं, कल के दिन लाखों रुपए डूब सकते हैं। मैं ऑलरेडी 24 घंटे पहले एक सेशन कर चुका हूं, क्योंकि मैं अब मार्केट में इतनी समझ आप लोगों के साथ रहकर पा लिया हूं कि लोग मार्केट को इतना प्रिडिक्शन पर लेकर चलते हैं कि भाई साहब भागो और भाई साहब पकड़ो, कोई मार्केट की समझ नहीं, ले दबा के पैसे और ले दबा के पैसे। दोनों ही स्थितियों में मैं फिर से बता रहा हूं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए गोल्डन चांस होता है मार्केट का गिरना, क्योंकि गिरते हुए मार्केट से निवेश की बहुत सारी रास्ते खुलते हैं। अर्थात जो बुल वाली फाइट में होते हैं वो बियर के इंतजार में रहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है साथियों आने वाला समय। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हुए आंकड़ों की लड़ाई और विशेष रूप से दो चेहरों की अगुवाई, जिसमें एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी। हालांकि इंडिया अलायंस ने उन्हें अपना नेता डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मीडिया ने यह पूरी फाइट इन दोनों के बीच ही दिखाई। चुनाव के परिणाम आए, कुर्सी के लड़ाई की चर्चा होने लगी, सुर्खियों में आने लगा कि इंडिया अलायंस और बीजेपी लेड एनडीए में गठबंधन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुमत के नजदीक बीजेपी पहुंच गई है। 272 के आंकड़े से मुश्किल से 10-12 नंबर एनडीए का अगर टीडीपी और जेडीयू हट जाते हैं उसके बावजूद भी रखती हैं। लेकिन मार्केट ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई। जहां एक और एनडीए के साथ एनडीए 293 सीट के साथ आगे चल रहा है, वहीं बीजेपी उन 293 में अपने बूते 239 सीटें पाकर के पूरी इंडिया में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर निकलकर आई है। और वो भी तब जब लगातार 2 बार बीजेपी का सरकार बन चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भारत इतिहास में 60 साल बाद यह समय देख रहा है जब कोई सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही हो। भारत में यूपीए सरकार 2 बार रिपीट की थी, लेकिन उसके बाद 2 बार एनडीए के बाद यह तय माना जा रहा था, जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी तैयार की जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनेगी। लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार 60 सालों में हुआ है कि तीसरी बार कोई एक सरकार रिपीट कर रही है, और ऐसा कीर्तिमान एनडीए ने अपने सिर पर शहरे के रूप में बंधवा लिया है, जिसमें बीजेपी इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन पूरी तरह से इस समय ईवीएम आरोप मुक्त है, क्योंकि इंडिया अलायंस की प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस ने ईवीएम को दोष मुक्त रहने दिया है, क्योंकि इस बार 3 अंक का आंकड़ा कांग्रेस भी छूती हुई दिख रही है। बाय द वे, एग्जिट पोल में कुछ और ही बताया जा रहा था। इंटरेस्टिंग है कि एग्जिट पोल में यह नहीं बताया गया था कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन यह जरूर बताया गया था कि सरकार के साथ साथ 350 से ऊपर का आंकड़ा निकल जाएगा, यानी कि कल चुनाव परिणाम देखने की भी जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे जब मोदी जी ने कहा कि 400 पार लेकर आएंगे इस बार, तो बहुत से लोग इतने आराम में चले गए कि यार पहले ही 400 आ रही है तो वोट देने भी क्यों निकले। यानी कि जनवरी 22 में राम मंदिर बनने के बाद जो भारत में उठी राम भक्तों की लहर थी, वो राम भक्त बढ़िया एसी चलाकर, कूलर चलाकर आराम की मुद्रा में चले गए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार तो हो ही जाएगा, तो यार अब हमको क्या निकलने की जरूरत है। अति आत्मविश्वास के चलते एग्जिट पोल बनाने वाले भी खुशी में रहे कि जब मोदी जी बोल दिए हैं और वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो चलिए इस बार इनको भी 400 टच करा ही देते हैं। मैंने अपने हर सेशन में एग्जिट पोल का विश्लेषण किया है। कल वाला सेशन जो हुआ था उसमें भी एग्जिट पोल का विश्लेषण किया था और यह बताया था कि एग्जिट पोल कब कब गलत निकले हैं और रिसेंटली कब कब गलत निकले हैं। इस बार एग्जिट पोल गलत केवल नंबर बताने में निकले हैं, ट्रेंड बताने में नहीं। 350 से ऊपर औसत दिखाने वाला एग्जिट पोल 300 तो दिखा ही गया, लेकिन इस 50 नंबर के ऊपर नीचे होने में जो बीजेपी खुद के दम पर बहुमत पाती, अब वो गठबंधन के माध्यम से सरकार में आएगी, बस यहीं पर खेला हो गया। अर्थात 272 का नंबर बीजेपी अगर खुद के दम पर लाती तो यह माना जाता कि एनडीए के उसके सहयोगियों को उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी अब संभावित है। और ऐसा भी तब जबकि इंडिया अलायंस में सारी पार्टियां, उनमें से एक भी पार्टी 272
272 के नजदीक नहीं है, सब मिलजुल कर सरकार तक पहुंचेंगे, इस कवायद के साथ चुनाव लड़ना शुरू किए थे। वहीं दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी खुद के दम पर सिंगल लार्जेस्ट क्यों नहीं बन पाई, इसका पूरा मार्केट जश्न मना रहा है। या फिर बीजेपी के सपोर्टर दुख में बैठे हैं कि यार 272 हमारी क्यों नहीं आई। अक्सर यह टॉपर विद्यार्थियों के साथ होता है। कहते हैं कि जो परफॉर्मर विद्यार्थी होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि उनसे समाज की अपेक्षा होती है कि जब तुम 10th में मेरिट में आए थे, 12th में मेरिट में आए थे, तो फर्स्ट चांस में आईआईटी क्यों नहीं निकला, और जब तुम आईआईटी में भी पढ़ लिए तो तुम फर्स्ट बार में आईएएस क्यों नहीं बन गए। अर्थात ओवर परफॉर्मर बच्चों के साथ जो स्थितियां होती हैं वो इस बार बीजेपी को अपने साथ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पिछली बार वो अपने बूते बहुमत प्राप्त करने में कामयाब हुई थी। इस बार बहुमत से कुछ नंबर पीछे रहने की जो खुशी अपोजिशन को हो रही है, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें लगता है कि उन्होंने जितने नंबर पा लिए उतने में भी वो विजेता हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप स्टेज पर परफॉर्म करने उतरे थे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ पुरस्कार भी दिया गया है। भले ही वो सांत्वना पुरस्कार हो, भले ही अपोजिशन में इज्जत से बैठने का पुरस्कार हो, और भले ही ये तय ना हो कि आपके साथ जो लोग सत्ता में हैं या फिर जो अपोजिशन में हैं वो कितने दिन तक के हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां जहां बीजेपी शासन में रही है, अपोजिशन की तरफ से लोगों का आना वन वे दिशा में चलता रहा है। तो यह कहना कि इंडिया अलायंस केवल इस बात पर खुश हो कि टीडीपी और जेडीयू हमारे तरफ आएगी, लेकिन पता चले कि उस तरफ से भी कुछ लोग इधर मूव कर जाएं, कोई भी प्री पोल और पोस्ट पोल के बारे में कवायद नहीं कही जा सकती। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने बहुत दुख मनाया, इतना दुख मनाया कि मार्केट लाखों करोड़ रुपए का रोना रो दिया। इतना रोया कि कम से कम 46 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में लॉस उठा गया। यह बिल्कुल ऐसा था कि हाय मेरा तो पैसा डूब गया, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रिपीट तो करी है लेकिन फ्लाइंग कलर्स से नहीं करी। यानी कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना था, लेकिन प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके भी ये टॉप नहीं किए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बार टीना डाबी इंडिया के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 बनी थी आईएएस के अंदर, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर उनके जो मार्क्स थे वो बिल्कुल कट ऑफ के अड़ते हुए थे, तो लोग उन्हें इस बात पर ही छेड़कर खुश थे कि बताओ टॉपर भी कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक नंबर लाया है, तो फिर काहे का टॉपर। अरे भाई उतना क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था। ऑल इंडिया टॉपर बनकर रैंक 1 पाकर अपने पसंद का कैडर पाकर वो आईएएस बन गई है। फिलहाल कुछ ऐसा ही टीना डाबी इफेक्ट बीजेपी के साथ हो रहा है कि क्वालिफाई 272 पर ही करना था, एनडीए 292 से ऊपर पाकर के भी फिलहाल इस बात के लिए ट्रोल हो रहा है, नहीं पाए ना देखो 400। हम कहे थे कि तुम टॉपर हो, 400 नहीं पाओगे। खैर अच्छी बात है, ये उड़ता तीर भी ये खुद ही लिए थे, खुद ही बोले थे कि 400 लाएंगे, जिसके बाद खुद ही समेटते रह गए कि 400 का करेंगे क्या। फिर कई बाल कलाकार निकल आए जो बीजेपी के ही थे, लेकिन बीजेपी के समर्थन में आ गए कि भाई साहब 400 आ गया तो हम संविधान संशोधन कर देंगे। उन अनपढ़ों से कुछ कोई पूछे कि संविधान संशोधन केवल लोकसभा से नहीं होता है, संविधान संशोधन में लोकसभा में भी 2/3, राज्यसभा में 2/3 और साथ ही साथ राज्यों के अंदर भी आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, तब जाकर कोई संविधान में संशोधन होता है। लेकिन हां जितना पॉलिटी पढ़े होते उससे ज्यादा याद आता। खैर पॉलिटी से याद आया कि पॉलिटी में फिलहाल इनकी चर्चा बहुत हो रही है नीतीश कुमार की कि ये क्या करेंगे, और विशेष रूप से ये चर्चा ट्रेंड में भी है कि नीतीश कुमार कहीं पलटकर वापस तो नहीं चले जाएंगे। साथ ही साथ लोग हिंदुओं को भी याद दिला रहे हैं कि जहां राम जी बिठाए थे वहीं पार्टी को हरा दिए हो। जिस पार्टी के लिए हर घर के अंदर उत्सव 22 जनवरी को मन रहा था, वही जगह आज अयोध्या चुनाव में हारती हुई दिख रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है। यही कारण है कि फिलहाल के टॉप ट्रेंड्स में ये सारी खबरें बनी हुई हैं। ट्रेंड्स में योगी जी भी घूम रहे हैं, और उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में योगी जी और अमित शाह जी के बीच में ना बैठने वाली जुगलबंदी के चलते बीजेपी
उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान उठाई है, क्योंकि जानकार सूत्र कह रहे हैं कि योगी जी अपनी तरफ से 30 लोगों का नाम लिस्ट में दिए थे अमित शाह जी को कि इन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन शाह साहब ने उनमें से केवल एक की मानी, 29 के नाम काट दिए। परिणाम उत्तर प्रदेश के परिणामों में निकला और ट्रेंड योगी जी ने करना शुरू कर दिया। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चलने वाली बातें जो भी हों, परिणाम जैसे भी हों, लेकिन उन परिणामों पर बातें और प्रतिक्रियाएं तो बनना तय है, क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स एक फुल टाइम सब्जेक्ट है। फिलहाल मैं आपको यहां पर टोकूंगा और रोकूंगा। कृपया करके एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दबाजी में लाइक करना भूल गए तो कर दीजिए, साथियों से भी साझा कर दीजिए, ताकि यह विश्लेषण सभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना लिखना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी के अंदर की संविधान संशोधन कैसे होता है, ऐसा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हमारा जीए फाउंडेशन का बैच परचेज कर लीजिए, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। मात्र 1500 रुपए में सीख जाओगे कि भारत की राज व्यवस्था चलती कैसे है, भारत की ज्योग्राफी क्या है, अर्थशास्त्र या शेयर बाजार कैसे चलता है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि मार्केट का गिरना और उठना होता क्यों है। यह सब हमने इतने से में ही साल भर की वैलिडिटी के साथ दिया हुआ है। 1500 रुपए खर्च करिए, ताकि कभी भावनाओं में बहकर लाखों करोड़ ना डुबाने पड़े। बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल के लिए हम तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए आंकड़ों में फिलहाल बीजेपी 240 सीटों के साथ आगे चल रही है। यहां पर अन्य पार्टियों के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस 99 के साथ, बीजेपी 240 के साथ। मैं यहां पर बता दूं कि ये आंकड़े अपडेट लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कुछ नंबर ऊपर नीचे हो जाएं, तो वो आप अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हम मेजॉरिटी की बात करते हैं कि एनडीए बहुमत के नजदीक, बहुमत पार करके आगे निकल चुका है, सरकार बनाने की तैयारियों में है। इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से 232 सीटों पर है। अब ये 232 235 होता है या इससे नीचे जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस को जोड़कर जवाब दिया जा रहा है। अदरवाइज तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस में साझा नहीं हुई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ कोई भी सीट शेयरिंग नहीं की थी। सीट शेयरिंग ना करने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से 29 सीट जीतकर जबरदस्त पार्टी बनकर बाहर निकली है। एनीवे, फिलहाल के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों में बीजेपी 38.09% कुल वोटों का प्राप्त करके लार्जेस्ट पार्टी बनकर सबके सामने खड़ी हुई है। फिलहाल की तुलना अगर पिछले साल से की जाए, यानी 2019 से की जाए, तो 2019 में बीजेपी अपने दम पर 303 सीट पाकर के बहुमत को पार कर गई थी। इसलिए एक पार्टी का शासन और उस एक पार्टी के शासन में अपने फैसलों के अंदर पूरी दृढ़ता, यही उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि पिछले साल 353 कुल एनडीए की सीटें थी, जो इस बार 290 के अराउंड रहते हुए तीसरी बार सरकार रिपीट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इस जीत का श्रेय जनता जनार्दन को देते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है। कांग्रेस ने इसे संविधान की जीत बताया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जनता को अपनी जीत के लिए धन्यवाद दिया है। लेकिन इस जीत में बहुत सारे उलटफेर हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो कि सीएम जैसे फेस थे, जो कभी ना कभी सीएम रहे थे लेकिन लोकसभा चुनाव में हार गए। बहुत सारे ऐसे सीट जो कि अयोध्या जैसी थी, वहां पर बीजेपी, जो कि राम मंदिर के एजेंडे के लिए ही जानी जाती है, वो यहां पर चुनाव हार गई। दुनिया वालों ने इसे लिया है। स्मृति ईरानी जी अमेठी से, जहां पर पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी जी को हराया था, खुद हार गई। ओवैसी जी को टक्कर देने वाली साध्वी वोट से चुनाव हार गई। अन्ना मलाई जी, जिनको लेकर गजब की ब्रांडिंग हुई थी तमिलनाडु से, वो चुनाव हार गए। और इस बात पर हमने दिन भर ट्विटर पर आप लोगों को अंगेज रखा है। आपसे आपका मत और आपका विचार जाना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए हैं। कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है और आप भी हमसे कनेक्टेड ट्विटर पर रह सकते हैं। फिलहाल के लिए राहुल गांधी जी और पार्टी की तरफ से बयान में केवल यही कहा गया है कि कल होने वाली, यानी 5 तारीख को होने वाली बैठक में वो कंप्लीट तरीके से बताएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, अर्थात वो विपक्ष में रहेंगे या सरकार बनाएंगे। इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के पास कंप्लीट बहुमत नहीं है, लेकिन भरोसे हैं कि एक दिन नीतीश कुमार अगर पलट कर वापस आ गए,
टीडीपी वापस आ गई तो क्या कीजिएगा, और ऐसी स्थिति में सरकार बनाएंगे अथवा नहीं, या फिर टीडीपी को अभी कोई सवाल भेजा है कि नहीं कि भाई साहब वापस आओगे या नहीं, आप 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों जीत गए हो, तो बताओ कौन सी साथ में रखोगे, या फिर आप सरकार बनाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तमाम बातें उनसे पूछी गई और इन सभी बीच में उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ऊपर रही। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि भारत पर शासन वही करता है जिसने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को जीत लिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस बार बीजेपी को सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने करारी चुनौती दी है, यानी कि बहुमत उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस का रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 2 युवाओं की जोड़ी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने पसंद किया है, यानी कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी पसंद की गई है। अखिलेश अपने चुनाव प्रचार में लगातार जो पीडीए का नारा दे रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको साथ लेने का जो नारा दे रहे थे वो कामयाब हुआ है। दलितों ने, पिछड़ों ने और मुसलमानों ने अपने द्वारा संगठित होकर के अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव वोट का एक साथ आना समाजवादी पार्टी के लिए एक जबरदस्त जीत का कारण बनकर आया है। चुनाव के जो रुझान निकलकर आए, उन चुनावों के रुझानों में फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, तो उसमें केवल एक तर्क है कि अगर तृणमूल कांग्रेस 31 सांसदों के साथ इंडिया में जुड़ जाए, जो कि नैसर्गिक रूप से जुड़ेगी क्योंकि इंडिया नाम ही सुझाया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के द्वारा ही गया था। जनता दल यूनाइटेड यानी कि बिहार की वो पार्टी जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, जो फिलहाल एनडीए के साथ हैं, अगर वो अपने 15 सांसद, कहीं 13-15 चल रहा है, फाइनल नंबर अभी तक नहीं आया है, जो भी सांसद हैं उन्हें लेकर के अगर इंडिया अलायंस में पहुंच जाएं, साथ ही तेलुगु देशम पार्टी जिसे टीडीपी कहते हैं, अगर ये भी अपने 16 सांसद लेके पहुंच जाएं, तो जहां अभी इनके पास, इंडिया अलायंस के पास 200 सीटें हैं, 31 सीट, 15 सीट और 16 सीट पाकर के ये नंबर 272 तो तब भी नहीं पहुंचता, 262 के आंकड़े को छूता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सब तरह की पॉसिबिलिटीज एक साथ आ जाएं, तो क्या इंडिया सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इसी कारण से नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं, क्योंकि बाकी सबका तो पहले से पता है कि तृणमूल कांग्रेस तो पहले से ही इंडिया के साथ जाने को तैयार है। अब टीडीपी और नीतीश कुमार की बातें की जा रही हैं। मीमर्स ने नीतीश कुमार जी को सबसे ऊपर स्थान दिया है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहा जाता है कि सीजन को पहले ही भांप जाते हैं, और यही कारण है कि इन्हें द मैन ऑफ यू टर्न्स कहा जाता है, यानी कि मौका देखे नहीं कि ये पलटी मार गए। शुरुआत चाहे 1985 में इन्होंने जनता दल के साथ एक सांसद के रूप में, एक विधायक के रूप में अपनी स्टार्ट की पॉलिटिक्स शुरू की हो, 1994 में जनता दल के साथ समता पार्टी में पहुंचे हो, 96 के अंदर बीजेपी के अंदर पहुंचे हो, 98 से 4 के बीच में एनडीए के साथ सरकार में रहे हो, 2000 में बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर बिहार में बने हो। इसके बाद लगातार नीतीश के द्वारा अपनी अपनी सीटों को बदलकर अलग अलग पार्टियों के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के बिना, इन्होंने सरकार में लंबे समय तक इधर से उधर स्विचिंग की है, जिसमें ये आरजेडी के साथ भी महागठबंधन के अंदर रहकर सीएम बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में 2017 में फिर से इन्होंने अपना अलायंस किया, आरजेडी के करप्शन को ध्यान में रखते हुए एनडीए की तरफ से सीएम बनकर आए, और फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर बनकर 2020 में फिर से आए। 2022 में एनडीए को ज्वाइन करते हैं, 2022 में रीज्वाइन महागठबंधन को ज्वाइन करते हैं, यूपीए को ज्वाइन करते हैं। 2024 में इंडिया अलायंस बनाने का मुहूर्त शुरू करके और खुद जाकर एनडीए में मिल जाते हैं। यानी नीतीश कुमार जी ने इतने परिवर्तन किए हैं कि ये दोनों ही तरफ के पॉलिटिशियंस को बेहतर तरीके से जानते हैं। इसी कारण से उम्मीद लगा रहे हैं कि 2 साल में जो पार्टी बदल ले आदमी, हो सकता है कि वो आया राम गया राम का नाम परिवर्तित करके नीतीश कुमार रखवा दे, और नीतीश कुमार अपनी तरफ से पार्टी फिर से बदलकर दूसरी तरफ चला जाए। पर इनका जाना तभी मायने रखेगा जब इंडिया अलायंस इन्हें पीएम पद का दावेदार ठहराएगा, जैसा इनके जानने और मानने वाले कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा भाई। बिल्कुल यार, एक ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं, क्योंकि एक फिर भी वही है कि एक तीसरी बार खैर सरकार तो बनाएगी एनडीए, लेकिन जो वाकई ना एक शॉकिंग काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए भी
कि जो अयोध्या की सीट है ना, क्योंकि वहाँ पर तो एक ऐसी एक था कि हम सोच ही नहीं सकते थे एक भी सीट वहाँ से एक बीजेपी हारे या एक एनडीए सरकार जो है ना वहाँ से हार जाए। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल एक उल्टा हुआ है कि भाई जितनी भी सीट थी ना अयोध्या में, वहाँ पर एक भारी लॉस हुआ है बीजेपी को, बहुत ज़्यादा वहाँ से सीट एक 29 इतनी सीट एक हार गए हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि वाकई जो एक 400 पार वाला नारा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक लॉस पे गया है, या उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक पार्टी को नुकसान पहुंचाया कि लोग सो रहे थे कि पीएम मोदी तो अपना आ जाएंगे, 400 पार होंगी, वो तो अपना भाई जिस 272 से अगर बनानी है हुकूमत तो उससे तो पार आ जाएगी, तो फिर क्या वोट दे कर करना। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना एक बीजेपी को एक नुकसान हुआ है। शायद खैर फिर भी ना एक अपनी वो हुकूमत बनाएंगे, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। नहीं वाकई एक प्राइम मिनिस्टर तो भैया पीएम मोदी जी बनेंगे, लेकिन जो एक इलेक्शन हुआ है ना इस दफ़ा वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि पहले यहाँ इलेक्शन होता था बीच में भाई कोई मतलब को ईवीएम को एक ब्लेम करना स्टार्ट कर देते थे, कोई और किसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन इस दफ़ा ना सब शांत हैं और अपनी जो सीटें मिली है ना उस पर ही काफी सारे जश्न मना रहे हैं, सारे जश्न मना रहे हैं। इस दफा काफी इंटरेस्टिंग है एक इलेक्शन हुआ, क्योंकि एक कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 100 के ऊपर भी जाएंगे, जैसे बीजेपी का नारा था ना एक 400 पार, वो उनसे नहीं हुआ, और एक जो ये समझ रहे थे कि कांग्रेस 100 से ऊपर नहीं जाएगी, वो इस दफा काफी सीटें ले गई है। नहीं देखो ना, एक तरफ देखा जाए तो खुश तो भाई सारे हैं, लेकिन ये कि एक कांग्रेस या मतलब अपोजिशन कह लें या कांग्रेस साइड देखें या इंडिया अलायंस देखें, वो इसलिए खुश हैं क्योंकि एक मीडिया के ऊपर देख लें या पहले जो एक ओवरऑल व्यूज़ या मतलब लोग एक पोल के हिसाब से जो एक तबसरे कर रहे थे ना, वो यही था कि इनकी 100 से ऊपर कभी कोई भी सीट नहीं जाएगी, मतलब ये 100 तक ही रहेंगे। लेकिन ये कि जैसे रिजल्ट आया ना, ये एक सेटबैक हुआ है जिस वजह से एक वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हैप्पी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी हालांकि एक अभी देखा जाए तो एनडीए जो है ना वो हैवी है। किस तरह हैवी है कि मतलब अगर वो एक अकेली बीजेपी की एक सीटें उठा के देख ले तो वो ही भाई इनसे ज़्यादा है दोनों से, ऐसे ही है ना, मतलब वो 240 तक है, इनकी 232 तक, फिर भी अकेली बीजेपी की इन सब को मिला के ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ना ये ज़रूर होगा कि एक जो ना वो पहले कमज़ोर अपोजिशन होती थी, इस दफ़ा थोड़ी सी एक मजबूत अपोजिशन होगी। लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं सोच रहा है कि अगर इधर से जो बंदे टूट सकते हैं तो उधर से भी तो टूट ही सकते हैं। इधर आप 2 बंदों से उम्मीद लगाए बैठे, अगर 2 बंदों के भी वोट हो जाए तो वो सत्ता के मजबूत हुकूमत तो नहीं ले सकते, एक कांग्रेस अगर लेना भी चाहे तो। लेकिन हुकूमत तो ज़ाहिर बात है एनडीए की ही बनेगी। लेकिन मसला आगे जाके ये होगा कि एक ओवरऑल जो कंट्री को जो फ़ायदे होने थे ना, जिस तरह मतलब एक बड़े बिल पास करवाना, एक मर्जी के फैसले करना, वो आके थोड़ा सा ना मामला यहाँ पे एक अड़ सकता है। लेकिन उसका नुकसान होता है यार एक मुल्क को, क्योंकि एक खींचातानी जब चलती है ना, मतलब कोई पार्टी उठ खड़ी होएगी, वो मतलब ब्लैकमेलिंग शुरू कर जाएगी। लेकिन जब इस तरह के जो छोटी पार्टीज होती हैं ना, वो बड़ों के साथ मिलती हैं, जिस तरह अब ये नीतीश सारा या एक दूसरी पार्टी है, वो अब मतलब आपने बहुत सारे मुतालबे मनवाएगी, क्योंकि उनको पता अब हम जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गए। ये चीज़ें जो है ना वो एक पार्टी के लिए आपने या पॉलिटिकल पार्टीज तो फ़ायदा उठा लेती हैं, लेकिन उसका नुकसान एक मुल्क के लिए होता है। जो पहले एक सीन चल रहा था ना, वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब काफ़ी मामला जो है ना वो गंभीर हो जाएंगे। बाकी देखो अभी तो एक प्लानिंग चलेगी, आज कांग्रेस जो है ना वो भी इस चीज़ के ऊपर दोबारा अपना एक देंगे एक व्यू के वो आगे किस तरह चलेंगे, और पीएम मोदी भी देखो आगे क्या करते हैं, ये आगे भी नहीं। ये जो एक नीतीश का एक यही सीन है ना कि ये किस साइड पर जाएगा, हुकूमत बन जाएगी। नहीं देखो ना, थोड़ी सी सीटें हैं यार, इसकी 15 सीटें हैं, उधर एक 232 है, 15 मिला ले फिर भी हुकूमत तो नहीं ना बन सकती एक इंडियन नहीं, ये निकल भी जाएं तो फिर भी दोनों निकलें तो फिर है कि कुछ थोड़ा बहुत सीन बन सकता है, लेकिन एक के निकलने से नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह होता नहीं है यार, नहीं निकलेंगे नहीं। हाँ ये चीज भी हम पाकिस्तान माइंड सेट से सोच रहे हैं कि इधर जैसे निकलते थे अपना। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।